फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आज़ादी। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम किताब के बारे में, जिसे ग्रैंट सबिटियर ने लिखा है। इस बुक में ऑथर हमें कम समय में ज़्यादा पैसे कमाकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए 7 स्टेप्स प्रोसेस के बारे में सिखाते हैं, ताकि हम कम समय में ज़्यादा पैसे कमा पाएं। इस पूरी समरी को हमने 12 अलग अलग पार्ट्स में बांटा है। इसमें इतनी सारी जानकारी दी गई है कि शायद यह ओवरलोड भी हो जाए, इसलिए एक पेपर पेन लेकर ज़रूर बैठें, या इस समरी को पढ़ने सुनने के बाद आप वापस से नोट्स बनाने के लिए इसे दोबारा से सुनें। लेखक द्वारा बताया गया है कि कैसे मैंने 5 साल में $2 से $1 मिलियन कमाए। यहाँ ऑथर हमें ये दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके $2 से 5 साल के अंदर $1 मिलियन की नेटवर्थ बनाई। स्टेप 1, आपका नंबर क्या है? आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है, पहले इसका पता करें। स्टेप 2, कैलकुलेट करें कि आज आप कहाँ हैं। इसकी कैलकुलेशन के लिए आप अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप 3, कॉन्सिस्टेंटली मनी के बारे में अपनी थिंकिंग को अपडेट करते रहें। स्टेप 4, ज़्यादा खर्च करने का बजट बनाने के लिए मैक्सिमम सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करें। स्टेप 5, 9 से 5 बाहर निकलने की कोशिश करें और इसकी प्लानिंग करें। स्टेप 6, प्रॉफिटेबल साइड बिजनेस स्टार्ट करें और अपनी इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करें। ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, बल्कि वो अपने साइड टाइम को किसी और के लिए जॉब करने में बर्बाद कर देते हैं। स्टेप 7, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना करें, क्योंकि जब आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा ज़्यादा हो जाएगा और पैसा बनाएगा। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा ज़्यादा पैसा बनाएगा और एक समय पर जॉब पर बिना अपना समय ट्रेड किए आप फ्रीली अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसे कमा सकेंगे। यहाँ ये भी बात गौरतलब है कि समय पैसों से ज़्यादा मूल्यवान है। आपको जल्दी रिटायर होना चाहिए, और आप कैसे रिटायर हो सकते हैं? सोचिए, एक एवरेज पर्सन के पास अपनी एडल्ट लाइफ में सिर्फ कुछ ही दिन होते हैं एडल्ट लाइफ जीने के लिए, और यही इस बुक का पर्पस भी है कि हमें ऑथर जल्द से जल्द रिटायर होने में मदद कर सके, ताकि हम अपनी एडल्ट लाइफ, एडल्ट एज का आनंद ले सकें। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि पैसा अनलिमिटेड है और समय लिमिटेड, तो अपना समय बर्बाद ना करें। ऑथर बताते हैं कि एक एवरेज पर्सन के पास अपनी एडल्ट लाइफ जीने के लिए सिर्फ 25,000 दिन होते हैं, और यही इस बुक का पर्पस भी है। रिटायरमेंट का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यह है कि आपको पैसे के लिए कभी काम नहीं करना पड़ेगा। इसी पर्पस के लिए ऑथर हमें रिटायर होने वाले ट्रेडिशनल तरीकों के बजाय नए इंफॉर्मेशन वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लान में 3 समस्याएं होती हैं। सबसे पहली यह कि यह हर किसी के लिए काम नहीं करता। दूसरी यह कि ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लानिंग में लगभग पूरी एडल्ट लाइफ बीत जाती है, तब कहीं जाकर आप 60-65 साल की एज में रिटायर होते हैं। तीसरी यह कि आप इसमें जल्दी से रिटायर और अमीर नहीं बन सकते, तो इसीलिए ऑथर हमें इसकी जगह अपडेटेड इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में जो तरीके काम करते हैं उन्हें अपनाने की सलाह देते हैं, जिन्हें यूज़ करके लोग हाई स्कूल में या फिर 20 से 25 साल की एज में फाइनेंशियली फ्री बन रहे हैं। तो वो तरीके कुछ इस तरह से हैं।
सबसे पहले हमें जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा, हमें जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, स्टॉक मार्केट में हो या कहीं भी। हमें अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपका नंबर क्या है या शायद उससे कम हो सकता है जो आप सोचते हैं। जब डेस्टिनेशन क्लियर होता है तभी वहाँ तक पहुँचने का रास्ता पता किया जा सकता है। और यहाँ पर डेस्टिनेशन का मतलब आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम है। कई लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमें अपनी सोच से भी कम पैसों की ज़रूरत होती है, जिसमें अगर हम कंसिस्टेंटली सही से मेहनत करें तो आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय में ऑथर हमें पैरामीटर सिखाते हैं जिनकी मदद से हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मनी रिक्वायरमेंट प्लानिंग बनाने का समय निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहला पैरामीटर है कि अपनी लिविंग लाइफ मतलब सर्वाइवल लाइफ के लिए ज़रूरी मनी डिसाइड करें। दूसरा कि अपनी कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल जीने के लिए ज़रूरी मनी प्लानिंग करें। तीसरा यह कि बिना काम करे रिटायरमेंट के समय आप कितने रुपए मंथली कमाना चाहते हैं। पिछले स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप पता करें कि आप अभी कहाँ हैं। अपने फाइनेंस को क्लियर करें, मतलब कि आप मनी के टर्म्स में और फाइनेंशियल हैबिट्स के टर्म्स में फाइनेंशियली किस लेवल पर हैं ये डिसाइड करें। और क्लियरिटी के साथ सबसे पहले यह पता करें कि आपकी मंथली एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम कितनी है। दूसरी, अपनी नेटवर्थ का पता करें। नेटवर्थ का पता करने के लिए आप अपनी सभी एसेट्स में से अपनी लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो फाइनल नेटवर्थ कैलकुलेशन पर पहुंच जाएंगे। अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स का पता करें। इसमें सबसे पहले आप यह पता करें कि पैसे को लेकर आप क्या महसूस करते हैं। एक बार फाइनेंशियल डिसीज़न लेने के बाद आप उसे कितने समय तक पूरा कर लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि फाइनेंशियल डिसीज़न लेने के बाद आप उसे पूरा नहीं करते। और अर्निंग, सेविंग, मनी मेकिंग, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका थॉट प्रोसेस क्या है, इन सभी का पता करें और जितना जल्दी और जितनी अच्छी तरह से हो सके रिच हैबिट्स को अपने जीवन में एडॉप्ट करने की कोशिश करें। चौथा, अपने प्रोफेशनल स्टेटस का पता करें। अभी आप कहाँ पर हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं या स्टार्टअप या कोई बिजनेस, इसका पता करें और अपने आगे आने वाले 2, 3 या 5 साल में आप प्रोफेशनली किस लेवल पर पहुंचकर लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं, इसका पता करें। पांचवा, आप कितनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपकी डिसाइडेड डेट पर फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको कितनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसका पता करें। छठा, फाइनेंशियल फ्रीडम एडवाइस का पता करें कि अभी आप फाइनेंशियली किन से सलाह लेते हैं। अपने उन दोस्तों, रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स से जो खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर उनसे जो अपने जीवन में फाइनेंशियली स्टेबल हैं। और ये डिसाइड करें कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए किन से फाइनेंशियल सलाह लेने की ज़रूरत है। पैसा अगले स्तर का, वेल्थ को तेज़ी से कैसे क्रिएट करें। पैसे इन्वेस्ट करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन सारे 3 प्रिंसिपल पर डिपेंड करते हैं। पहला, इनकम कि आप कितना कमाते हैं। दूसरा, खर्च कि आप कितना खर्च करते हैं। और तीसरा है सेविंग, उनमें से आप वेल्थ के लिए कितनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं। वेल्थ क्रिएशन की प्लानिंग करें। प्लानिंग करते समय आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और मैक्सिमम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए।
आइए एक एक करके जल्दी से वेल्थ क्रिएशन के तरीकों को डिस्कस करते हैं। पहला है इंटरप्राइज माइंड डेवलप करें। मतलब अपने हर घंटे हर मिनट की अर्निंग को कैलकुलेट करें और उसके अकॉर्डिंग प्लान करें कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं और उसके लिए आपको हर घंटे कितने पैसे कमाने की ज़रूरत है। दूसरा है अपनी 9 से 5 वाली जॉब को ऑप्टिमाइज़ करें। इसका मतलब कि आप अपनी जॉब को देखें, आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं और कितना समय दे रहे हैं। हमेशा याद रखें क्योंकि समय सीमित है, इसलिए जॉब पर आप सीमित पैसे ही कमा सकते हैं। और ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस शुरू करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, अपना साइड बिजनेस शुरू करें, अपनी इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करें, यानी अलग अलग जगहों से पैसे कमाने की कोशिश करें। चौथा, साइड बिजनेस को पैसिव इनकम में बदलें। इसके लिए आप साइड बिजनेस को साइड बाय साइड बढ़ाते रहें और अपना बिजनेस करने के लिए लोगों को हायर करें ताकि इससे उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिले और आपका बिजनेस आपके बिना चले और आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करे। पांचवा तरीका है इन्वेस्टमेंट करें। जितना जल्दी और ज़्यादा हो सके फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन को हासिल करके और शेयर मार्केट, रियल एस्टेट और जितने भी इन्वेस्टमेंट के तरीके आपने सीखे हैं उनमें इन्वेस्ट करें ताकि डिसाइडेड डेट से पहले आप उन इन्वेस्ट किए हुए पैसों से पैसिव इनकम कमाते हुए फाइनेंशियली फ्री हो सकें। अगला बिंदु है, क्या यह इसके लायक है? कुछ भी खरीदने से पहले पैसे के बारे में सोचने के 11 तरीके हैं। इस अध्याय का कोड पैसे कमाने के लिए पैसे बचाना है। यहाँ हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें कुछ भी खरीदने से पहले आप अपने आप से पूछें तो आपको यह डिसाइड करने में मदद करेंगे कि वह चीज़ खरीदना आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। तो इस सीरीज़ में पहला सवाल यह है कि यह ख़रीदारी मुझे कितना खुश करेगी। दूसरा सवाल यह है कि इस चीज़ को ख़रीदने के लिए मुझे कितने पैसे खर्च करने होंगे। तीसरा सवाल, ऐसा करने के लिए मैं अपनी लाइफ में कितने घंटे ट्रेड करने जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि इसे अफोर्ड करने के लिए मुझे कितने घंटे काम करने की ज़रूरत है। चौथा, क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। पांचवा, इस प्रोडक्ट की कीमत बाकी प्रोडक्ट की कंपैरिजन में कितने % ज़्यादा या कम है। छठा, क्या मैं इसे किसी तरीके से कम पैसे में ख़रीद सकता हूँ। सातवां, इसके लिए कितनी कन्वीनियंस की ज़रूरत होगी, मतलब प्रोडक्ट को लाने और ले जाने और बनाए रखने में कितना खर्च आएगा। आठवां क्वेश्चन, मुझे इसके लिए हर साल कितने रुपए की कॉस्ट लगेगी या मेरी लाइफ टाइम में हर साल कितने रुपए की कीमत इसे मेंटेन करने में लगेगी। 9वां क्वेश्चन, प्रोडक्ट मेरे लिए भविष्य में कितना फ़ायदेमंद होगा। 11वां, और इस क्वेश्चन लिस्ट में सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन यह है कि भविष्य में यह प्रोडक्ट मुझे कितना समय देगा। इसका मतलब यह है कि यह मेरा कितना समय बचाएगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए सही, फ़ायदेमंद और वेल्थी चीज़ खरीदने में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। अगला बिंदु, एक ऐसा बजट जिसकी आपको ज़रूरत होगी। फ्री रहकर अपने सेविंग रेट को 25% तक कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ हम बजट के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ बजट का मतलब है आप अपने छोटे छोटे खर्चों में कटौती करके पैसे बचाने के लिए एक बजट बनाएं। लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि आप बड़े खर्चों जैसे घर, ट्रांसपोर्ट के खर्च को कैसे बचा सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन पैसे बचाने के आइडियाज़ पर डिस्कशन करते हैं।
घर के खर्चों को बचाने के लिए हो सकता है कि आप फाइनेंशियली फ्री होने से पहले एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहे हों या किसी के साथ, पढ़ने वाले के साथ, किसी पड़ोसी के साथ या अपने रूममेट के साथ रूम शेयर कर रहे हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि कोई उनके घर की देखभाल करे और बदले में वो रहने के लिए कमरे का यूज़ करने देंगे, इसलिए ऐसा घर पाकर वहाँ आप फ्री में रह सकते हैं। रहने के खर्च को कम करने के लिए आप 1, 2 या 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट को किराए पर ले सकते हैं। बाकी 2 आप किसी और को किराए पर दे सकते हैं। आने वाले पैसे से उसका किराया देकर आप फ्री में रह सकते हैं या फिर ज़्यादा भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन बजट के लिए आप जब तक फाइनेंशियली फ्री नहीं होते तब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट या किसी सस्ते ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर सकते हैं। अपने किसी दोस्त के साथ ज़रूरत की जगह पर आ जा सकते हैं। इन टिप्स को यूज़ करके आप अपने हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन के खर्च को कम करके ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। अपनी 9 to 5 जॉब को ऑप्टिमाइज़ करें। अपनी फुल टाइम जॉब को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक लॉन्चिंग पैड के रूप में बदलें। अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्री नंबर को जल्दी से हिट करना चाहते हैं तो आपके लिए जॉब को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, अपनी स्किल सेट को बेहतर करके सैलरी, इंसेंटिव और जॉब के फ़ायदों को मैक्सिमाइज़ करना होगा। आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी यह होनी चाहिए कि आप अपनी इंफॉर्मेशन और स्किल्स में सुधार करें और लोगों की स्किल्स, इंफॉर्मेशन और टैलेंट को एक जगह लाकर अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनाएं। यहाँ कुछ तरीके हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपनी सैलरी, इंसेंटिव और जॉब के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जॉब्स के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज़ करने के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला, अपनी जॉब बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए अपनी कंपनी के एचआर से मिलकर उनसे ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने के बारे में बात कर सकते हैं। दूसरा, आपको कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ मिलनी चाहिए। अगर आप अपनी जॉब के किसी बेनिफिट से दुखी हैं तो अपना मनचाहा बेनिफिट पाने के लिए निगोशिएशन की कोशिश करें। आगे बताई गई टिप्स को आप अपनी सैलरी ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहला, अपनी स्किल को इम्प्रूव करके, ज़्यादा इंसेंटिव कमाकर। तीसरा, कंपनी के साथ सैलरी की जगह परसेंटेज बेस पर काम करके। चौथा, काम के लिए ज़्यादा सैलरी ऑफ़र करने वाली कंपनी के साथ काम करके। तो इस तरह इन टिप्स को यूज़ करके आप अपनी जॉब, सैलरी और बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें कि स्किल्स और नेटवर्क आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों सक्सेस में बहुत मदद करेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस अपने स्किल्स और अपने नेटवर्क को इंक्रीज़ करने पर करें। अगला बिंदु है ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं। कम समय में एक प्रॉफिटेबल साइड हसल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साइड हसल करने का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी में काम के अलावा बचे बाकी समय में कुछ काम करना। अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करने के लिए कुछ नया सीखें और ट्राई करने के लिए मिनिमम रिस्क के साथ साइड बिजनेस शुरू करें जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। साइड हसल आप 2 तरीके से कर सकते हैं, किसी और के लिए काम करके या अपने लिए काम करके। लेकिन अगर आप अपने लिए काम करते हैं तो आपको काफ़ी खुशी होगी, आप काफ़ी सीखेंगे। किसी और के लिए काम करेंगे तो जैसे जॉब वैसे ही साइड हसल, आपको अपने काम के लिए पेमेंट मिल जाएगी। ऐसे में आगे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए काम करने के लिए समय न मिल पाने की वजह से शायद फाइनेंशियली फ्री होने के आपके रास्ते के लिए मुश्किल उत्पन्न हो जाए।
इसीलिए साइड हसल में आपको सबसे पहले बिजनेस करने को प्रायोरिटी देनी चाहिए। साइड बिजनेस या साइड वर्क करने के लिए आप इन स्टेप्स को अपनाकर काफ़ी आसानी से अच्छा फैसला ले सकते हैं। सबसे पहले अपने पैशन को ढूंढें और उसके लिए लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने स्किल्स डेवलप करने के लिए साथ साथ कोई काम शुरू करें। काम शुरू करने के बाद उसे एक मनी अर्निंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करें। इसके लिए आप इन टिप्स की मदद ले सकते हैं ताकि आप अच्छी पेमेंट मार्केट से डिमांड कर सकें। सबसे पहले अपने कस्टमर्स को कॉम्पिटिटर्स से अच्छी सर्विस और बेनिफिट्स देने के लिए अपनी स्किल को बेहतर बनाएं। फिर उतना ही थोड़ा कम चार्ज करें जितना कॉम्पिटिटर चार्ज कर रहे हैं। क्वालिटी वर्क के ज़रिए मार्केट में अपनी एक वैल्यू और रेपुटेशन बनाएं। बिजनेस बिल्डिंग के बारे में सीख कर अपने बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप स्केल अप करते चले जाएं। अगला बिंदु तेजी से निवेश करने के बारे में है। अपने पैसे कमाने में तेजी लाएं। ये 7 स्ट्रेटजीज इन 5 कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हैं जो आपको सीधे इफेक्ट कर सकती हैं। इन्हें ज़रूरत के अकॉर्डिंग पढ़ा और यूज़ किया जाना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है अपने रिस्क को मिनिमाइज करें। दूसरा, फीस को मिनिमाइज करें। तीसरा, अपने कंट्रीब्यूशन में टैक्स को कम से कम करें। चौथा, अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करें। पांचवा, अपने विड्रॉल टैक्सेस को कम करें। और हमेशा से मन में रखना कि जिसकी आपको समझ ना हो वहाँ पर इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। इन्वेस्टमेंट करते समय 2 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपकी मनी सिक्योर रहे और दूसरा, आपके टारगेट डेट तक इतने पैसे बनाने की संभावना ज़्यादा हो जितने आप चाहते हैं। पहला स्टेप है अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग करें। मतलब कि जितने आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाना चाहते हैं उन्हें अलग रखें और लॉन्ग टर्म में जिन इन्वेस्टमेंट से आप पैसे कमाना चाहते हैं उन्हें अलग तरीके से प्लान करें। पता करें कि कितना इन्वेस्ट आपको करना ही करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितनी ज़्यादा हम सेविंग करेंगे उतना ही हम इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल के करीब पहुंचेंगे। इसीलिए इसका एक प्लान बनाएं कि आप कितना पैसा लगातार सेव और इन्वेस्ट करने वाले हैं। टारगेट एसेट एलोकेशन को डिसाइड करें। मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम में से कितने % इनकम को किस जगह, मतलब किस स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, बिजनेस आदि में इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसकी प्लानिंग करें। अपना इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएट करें। मतलब डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए लगने वाली फ़ीस को सही से इवैल्यूएट करने की कोशिश करें ताकि मिनिमम फ़ीस को भरना पड़े। सही इन्वेस्टमेंट को चुनें। इन्वेस्टमेंट करते समय 2 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपकी मनी सिक्योर रहे और दूसरा, आपके टारगेट डेट तक इतने पैसे बढ़ जाएं कि जितनी संभावना हो जितना आप चाहते हैं। अपने टैक्स एडवांटेज अकाउंट को मैक्सिमाइज करें। टैक्सेस आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अर्निंग का बहुत बड़ा हिस्सा ले सकते हैं, इसलिए ज़रूरत है कि टैक्स को शुरू से ही मिनिमाइज करने की प्लानिंग की जाए। इसके लिए आप टैक्स फ्री कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवा कर ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट के समय टैक्स नहीं देना होता। टैक्सेबल अकाउंट से इन्वेस्ट करें। टैक्स एडवांटेज अकाउंट सेटलमेंट के बाद अपने टैक्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करें और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अपने टैक्स एडवांटेज अकाउंट से ही करें। अगला बिंदु है रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में $10,000 को लाखों में कैसे बदलें।
रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपकी अर्निंग पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का एक बेहतरीन तरीका है और रियल एस्टेट बाकी सेविंग जैसे स्टॉक, शेयर मार्केट या बॉन्ड की तुलना में प्रॉफिटेबल और सेफ भी है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। आप प्रॉपर्टी को बेच और ख़रीद कर पैसा कमा सकते हैं। कम कीमत में प्रॉपर्टी खरीद कर एक बेहतर घर में बदलकर उसे ज़्यादा पैसों में बेच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर्टी खरीद कर छोड़ सकते हैं और कीमत बढ़ने पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये 9 टिप्स आपको एक प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी पता करने में मददगार होंगे। पहला, एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को डेवलप करके उसका पालन करें। एक बजट सेट करें और प्री अप्रूवल होम लोन ले लें। ज़्यादा से ज़्यादा किराया और पॉजिटिव कैश फ्लो देने वाली प्रॉपर्टीज़ का पता करें। रियल्टर या प्रॉपर्टी एजेंट्स को ढूंढें जो आपकी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं। जैसे ही प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी नज़र में आए, मौका देखकर उसे खरीद लें। कम कीमत में बिकने वाली प्रॉपर्टीज़ को ढूंढते रहें। अपने आसपास नज़र बनाए रखें। एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी होम मैनेजर का पता लगाएं। जब ज़रूरत हो तो प्रॉपर्टी की सेल के लिए तैयार रहें। अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो आपको सही इन्वेस्टमेंट विड्रॉल स्ट्रेटजीज डेवलप करनी होगी, जिसमें आपके बिना काम किए भी आपका पैसा तेज़ी से बढ़ता रहे। अपने रिटायरमेंट के बाद टैक्स को बचाते हुए लगातार कमाई करने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें। जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट से दूर रहें और इससे पैसिवली इनकम बिल्ड करते रहें। टैक्स सेविंग के लिए मैक्सिमम कोशिश करते रहें। आप एडवांटेज विड्रॉल स्ट्रेटजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने रिटायरमेंट के लिए क्लियर फोकस सेट करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी स्पेसिफिक पैशनेट प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, जैसे कि दुनिया घूमना या इसी तरह का और कुछ, तो रिटायरमेंट के बाद कुछ महीने या कुछ साल अपना पैशन फॉलो करिए ताकि आप रिटायरमेंट की खुशी को महसूस कर पाएँ, जो कि कुछ ही % लोग कर पाते हैं। क्योंकि फ्रीडम अनलिमिटेड है और जब आप इससे खेलने लगते हैं तो असीम बनने लगते हैं। ये थी फाइनेंशियल फ्रीडम किताब की समरी। आज के लिए इतना ही। आपको इससे क्या सीख मिली और आपने इससे क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय बाय।